नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा करेंगे कि किस तरह युवा रहे सतर्क सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से। मैं हूं स्वाति और इस विषय से संबंधित जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं साइबर कानून विशेषज्ञ डॉक्टर कर्णिका सेठ। साइबर लॉ, आईपी और मीडिया लॉ की आप विशेषज्ञ हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दशकों से भी अधिक का आपका बहुत ही विस्तृत अनुभव है। साथ ही इंटरनेट से संबंधित आईटी एक्ट के भी आप सलाहकार हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर कर्णिका सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आज भाग ले रही हूँ और सभी से मौका मिलेगा बातचीत करने का। जी, साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं, सोशल मीडिया साइबर क्राइम और ख़ासकर हमारा युवा बहुत ज़्यादा जुड़ा है सोशल मीडिया से, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम की या साइबर अपराध की जब हम बात करते हैं तो उसमें वो कौन सी गतिविधियाँ हैं जिन्हें हम शामिल रखते हैं? साइबर क्राइम, मैं पहले बताना चाहूँगी कि क्या साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम जो है, अगर हम किसी कंप्यूटर या किसी भी इंटरनेट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर के, मोबाइल को लेकर के कोई क्राइम हो जिसमें कि एक माध्यम बन जाता है क्राइम करने का या एक टारगेट बन जाता है। जैसे कोई डेटा है तो डेटा को चुराया जाए या किसी को मानहानि पहुँचाई जाए उस ज़रिए से, उससे साइबर क्राइम कहते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में। और जहाँ तक रेट का सवाल है, क्राइम रेट तो बहुत बढ़ रहा है और स्पेशली जो पीछे पैंडमिक रहा उस दौरान में तो ये कई मतलब ऑलमोस्ट 500% भी कहा गया कि बढ़ गया। तो ट्रेंड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके के क्राइम्स हैं। और साइबर लॉ में जैसे आप देखेंगे कि साइबर स्टॉकिंग से लेकर के ट्रोलिंग है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पेमेंट ऐप फ्रॉड्स हैं और हैकिंग है। तो बहुत तरीके के साइबर क्राइम इस समय में हमने देखे हैं कि बड़े हैं और बहुत नई नई तरीके की चीज़ें आई हैं, जैसे गेमिंग को लेकर के या क्रिप्टो करेंसी को लेकर के या और भी तरीके से QR कोड स्कैम्स हो रहे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं इस दौरान। और अगर हम उसको रेट देखेंगे तो अगर आप कंप्लेंट्स देखें, NCRB का डेटा देखें, 50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट हुई हैं और 1-2 साल के अंदर उसे बढ़ते हुए देखा है। 20%, 25% हर साल बढ़ रहा है। तो चाहे ये महिलाओं को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो या सीनियर सिटीजन्स को लेकर के हो या आम तौर पे किसी बिजनेस को भी अफेक्ट करे, तो हर एज ग्रुप में और हर तरीके के स्टेक होल्डर को मैं कहती हूँ कि ये अफेक्ट करता है। जी, तो जितनी तेज़ी से हम ऑनलाइन दुनिया से जुड़ते चले जा रहे हैं, उतनी ही उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मैं कह सकती हूँ कि ये क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना या अपने आप को सावधानी जो है हम बरतना चाहें अगर, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए? बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है कि ये एक हर आदमी को आज पता होना चाहिए। जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, सारा समय ये होता है कि कहीं हैक ना हो जाए, कहीं वायरस ना आ जाए। एक आम आदमी के लिए एक तरह से एक डर भी बैठ गया है माइंड में। तो कोई वीडियो है अपने आपके फ़ोन में तो कहीं वो कहीं लीक हो गई, क्या वायरल ना हो जाए, कोई फ़ोटोग्राफ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी और उनमें कई चीज़ें हैं। जैसे अगर आपका कोई पासवर्ड है इम्पोर्टेंट, कोई ईमेल अकाउंट है या किसी भी तरीके का आपका ऑनलाइन अकाउंट में पासवर्ड है, चाहे आपने पिक्चर स्टोर करी हुई है ऑनलाइन, क्लाउड पे लोग स्टोर करते हैं, तो उनका पासवर्ड बहुत ही अपने तक रखना है, निजी रखना है और किसी से शेयर नहीं करना। बहुत सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में आपको कोई फ़ोन आ जाएगा या एक SMS आ जाएगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है या आपकी बिजली कटने वाली है या आपको ये जॉब दी जा रही है, आप यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करिए, अपना डिटेल भरिए। और लोग बिना सोचे समझे उसमें सब वो डिटेल डाल देते हैं। बस वहीं से सब साइबर क्राइम पैदा होता है या फ्रॉड हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करिए। हर फ़ोन में, हर सिस्टम पे एक एंटीवायरस, एक एंटी स्पाईवेयर भी होना ज़रूरी है।
इस तरीके के वायरसेस आ गए हैं कि जैसे अगर आपने किसी लिंक को क्लिक करा तो वो आपका जो जितना भी स्क्रीन पे काम हो रहा है या कुछ टाइप कर रहे हैं वो तक दिख जाएगा क्रिमिनल को। तो उससे आपको ये डर होता है कि भाई जो आप कर रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो सब उनको दिख रहा है, एक सीसीटीवी के जरिए तरह से वो काम करने लग जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप ये एंटी स्पाईवेयर और एंटी वायरसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। और कभी पेमेंट करना हो तो वो एक लॉक बना होता है, HTTPS URL जो लिखते हैं ना हम, वेब एड्रेस, तो वहाँ पर एक लॉक ज़रूर देखिए। अगर जब तक लॉक नहीं है तो वो सिक्योर साइट नहीं है, यानी कि HTTPS होना ज़रूरी है, सिक्योर सॉकेट लेयर वाला। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम पेमेंट्स कर रहे हों ऑनलाइन। बिल्कुल जी। तो पेमेंट फ्रॉड्स आजकल बहुत होते हैं और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि बड़े नए नए तरीक़ों से जो है पेमेंट फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, और उसमें SMS एक बहुत बड़ा माध्यम है, और SMS के ज़रिए हमें बहुत सारे वैलिड लिंक्स भी प्राप्त होते हैं, OTP भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ हमें सावधानी बरतनी है? बहुत सारे लोग चेक बेस्ड पेमेंट्स करते थे और आज भी करना चाहते हैं, वापस आ रहे हैं उसी ट्रेंड पे। बिल्कुल। बट आज की जो समय है उसमें ये करना सारा टाइम संभव नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस इतनी बन गई है इंटरनेट की और टेक्नोलॉजी की और पेमेंट्स स्पेशली करने की। जब हम ऐप्स की बात करते हैं, स्मार्ट वॉलेट्स की बात करते हैं, तो हर एक कोई, इवन जब कोई कुछ बेसिक ग्रॉसरी भी खरीदने जाता है तो वो भी वहीं से पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल। तो वो सुविधा होने की वजह से ये QR कोड स्कैम्स बढ़ने लगे हैं इस समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और फ़ायदा कैसे उठाएंगे? वो फ़ोन कर देंगे कि आपको उनको आपका प्रोडक्ट ख़रीदना है, या आपने शायद ऑक्शन साइट पे लिखा है, या किसी जगह आप कुछ अपना पुराना आइटम भेजना चाहते हैं, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी प्रीमियम ड्यू है कह करके, और फिर वो लिंक भेजेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे या तो आप हमारा QR कोड स्कैन कर दीजिए, हम आपको पैसे भेज रहे हैं। अब आप देखिए, कभी आप कुछ खरीदने जाएं और आपको किसी को पेमेंट करना है उनके ज़रिए, तो आप उनका स्कैन करते हैं, ना कि आपको रिसीव करना है तो आप उसको स्कैन करते हैं। तो वहीं वो मात खा जाते हैं और कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, और जैसे ही उन्होंने स्कैनिंग करी उनका पैसा डेबिट, OTP शेयर कर देते हैं सोच करके कि भाई कि हम खरीद रहे हैं कुछ सामान, हमारा खरीदा जा रहा है, बट जबकि उनके अकाउंट से ही पैसे जा रहे हैं। आपने फ़ोन का जिक्र किया, तो एक फ़ोन इस समय हमारे पास है, हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं, आइए सुनते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से जी। जो एक्सपर्ट मैडम आए हैं उनको भी नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग यूज कर रहे हैं ये मोबाइल वगैरह, वो तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन करते हैं, सरकारी एजेंसियां इसको रोकने में क्या कर रही हैं? दूसरा, आज तक कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया और सजा हुई है? जी, ऐसा है। इसके जहाँ तक हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ IT, जहाँ मैं एडवाइज़र भी हूँ, और बहुत सारे हमने देखे हैं कि साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, और NCERT से जुड़ी हूँ, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मतलब हमारे जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, ट्रेनिंग्स देते हैं हम पुलिस को, जुडिशल एकेडमीज़ में ट्रेनिंग देते हैं। तो सतर्कता तो बढ़ रही है और अवेयरनेस बढ़ रही है, और जहाँ क्रिमिनल्स को पकड़ने की बात होती है, जब हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज़ों को, और जब हम केसेस आते हैं कोर्ट में तो उनको डिसाइड किया जाता है, तो वो भी रहता है, और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सब हम काम करते हैं, और जब रिपोर्टिंग होती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कन्विक्शन रेट की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कन्विक्शन रेट कम रहा है इस कंट्री में, और इस देश में हम कोशिश ये लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हों, ताकि वो रिपोर्टिंग ना होने की वजह से भी सामने नहीं आते। तो आप देखिए 50,000 से ज़्यादा ही हुए होंगे हमारे देश में जो कंप्लेंट्स हैं, होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है। बट हम कन्विक्शन रेट इसलिए भी नहीं हो पाता, कई लोग सामने नहीं आते अपनी बात रखने, और जब आते हैं तो जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं वो इतना ट्रेंड नहीं होते। पर अब हमारी ट्रेनिंग्स काफ़ी सालों से चल रही हैं, और स्ट्रक्चर्ड
ट्रेनिंग्स चल रही हैं, CBI से लेकर के हर जगह पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिर जहाँ कोर्ट्स की बात आती है तो एक सेपरेट मेरा भी ये एक सजेशन था कि कोर्ट्स जहाँ तक साइबर क्राइम को लेकर के हैं अलग कोर्ट्स बना दिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सारी तरीके के क्राइम केसेस आते हैं और कोर्ट के पास बहुत काम होता है और तरीके के केसेस भी रिजॉल्व करने का। तो मेरी ये सजेशन रही है, गवर्नमेंट को एडवाइस रही है कि इसमें स्पेशल कोर्ट्स बना दिए जाएं, तो वो हो जाएगा तो शायद बहुत जल्दी कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। अभी तो बहुत कम है, पॉक्सो केसेस में भी देखेंगे तो 2 से 3% का रेट रहा है और जनरली भी कम रहा है, 8 से 10% तो मुश्किल लगता है हर साल अगर हम देखें कन्विक्शन रेट। जी, और जिस तरह काफ़ी तेज़ी से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर थोड़ा समय लगता है जी सभी एजेंसियों को उसके साथ कैचअप करने के लिए। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम। चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह युवा रहे सतर्क सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से। और इस समय एक श्रोता और हैं लाइन पर हमारे साथ, आइए सुनते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम पार्वती है, मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जब हम हमारा अकाउंट शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमसे थोड़े से टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं एंड देन आई एग्री का बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स की आवश्यकता क्या है, और जब हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनको देते हैं तो क्या उसका कोई दुरुपयोग हो सकता है या नहीं? यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। मुझे लगता है कि ये बताना आपको बहुत ज़रूरी होगा कि सोशल मीडिया को लेकर के या कोई ऐप भी हो या कोई भी तरीके का आप सर्विस लेना चाहते हैं, सभी वेबसाइट्स पे ये मैंडेटरी है कि ये ज़रूरी है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी दी जाए। क्या इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है, आपका क्या कंसेंट लेना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, कितने समय तक उसे रखा जाएगा और कब कब उसका ट्रांसफ़र अगर कहीं करते हैं उस डेटा को तो किस लिए और किस एजेंसी को दिया जाता है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। और हम इस समय ऐसे टाइम पे हैं जब जो डेटा प्रोटेक्शन है इस विषय बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कानून बन रहा है इस चीज़ पे, तो और भी ज़्यादा सतर्कता रख रहे हैं लोग भी और गवर्नमेंट भी। तो इस चीज़ पे काम चल रहा है और ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि एक जैसे हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस होता है, वो बनने के बाद ही काम शुरू होता है, उस चीज़ पे सर्विस ली जाती है। तो ये कानून के लिए ज़रूरी है और फिर वो आपका एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनसे टर्म से अग्री नहीं करते तो आप उससे उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ ना भी कर सकते हैं। जी, और जैसा कि आपने इन्होंने कहा कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और हम ऑटोमेटिकली उस पर एग्री कर जाते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह का एक, अगर आप एग्री नहीं करना चाहते उसके बावजूद आप उस सर्विस को इस्तेमाल कर सकें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आजकल जब हम खासकर अगर आप ऑर्डरिंग ऐप्स पे देखें तो उसमें हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, हम पासवर्ड भरते हैं तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड आपका अगली बार के लिए स्टोर रहे। तो उस केस में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन से पर्टिकुलर क्लाउड पे आप उसे सेव कर रहे हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो हम ऐसे बताते हैं कि जो ऐसा अकाउंट लीजिए जिसमें बैलेंस बहुत कम रहे। इवन जब आप यूपीआई करते हैं या कोई कार्ड स्टोर करना चाहते हैं तो बहुत प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगेन वो ऐसा नहीं कि कोई इनसिक्योर साइट पे जा रहा हो। और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखिए, क्योंकि अब तो कुछ आरबीआई ने रेगुलेशंस भी बदल दिए हैं जिससे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि क्या कौन सा डेटा स्टोर हो सकता है, कौन सा नहीं। और एक टाइम पे यूज़ होता है वो डेटा और एक साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हर महीने आपके मनी कटता है, उसमें पैसे कटता है। तो कहाँ ये डेटा सेव गार्ड होगा, कहाँ पर ये स्टोर होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई डेटा बाहर चल जाता है देश के, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ये सेव कंट्री है या नहीं। उस पर भी कानून बन रहा है। तो जो डेटा है वो लोकलाइज्ड रहेगा या नहीं रहेगा, उसका मिरर कॉपी रहेगा या नहीं रहेगा यहाँ, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस देश में लोगों को पता होने चाहिए और इस टाइम कानून उस पे बन रहे हैं। जी, और इस समय एक कॉलर और हैं जो लाइन पे जुड़े हैं इस समय हमारे साथ। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। पहले गुड मॉर्निंग और नारी शक्ति को मेरा सलाम। धन्यवाद आपका। हमारी दोनों बहनें प्रोग्राम पेश कर रही हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा औसम और एक्सीलेंट है। थैंक यू। मेरा रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से।
जी रघुविंदर जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 साल से बच्चे बड़े भी मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। तो पहले तो बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो अब मोबाइल छोड़ने को तैयार ही नहीं है, सारे काम मोबाइल से ही करते हैं, तो वो एडिक्ट बोलते हैं वो हो गए। तो पहले तो उनको छुड़ाया कैसे जाए। दूसरा, उनको ये हिदायत होती है कि वॉलेट में अपने कम पैसे रखो, जो भी खरीदना है वो पेटीएम से या उससे ऑनलाइन करो। तो ये आदत उनको कैसे छुड़ाई जाए ताकि वो किसी शिकंजे में या किसी फ्रॉड में ना फंस सकें, प्लीज टेल मी। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बच्चों को लेकर के इंटरनेट जो है एडिक्शन बन चुका है जी। ये काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इस चीज़ पे, और ये इंडिया में नहीं, हमारे भारत देश में नहीं, बाहर भी ग्लोबली ये इशू है। और आज के समय में हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको इंटरनेट ना प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़रियों से एक माध्यम बन चुका है एजुकेशन का, रिसर्च का, इंफॉर्मेशन लेने का। सो इसको इंटरनेट तो रहेगा, लेकिन हाँ, बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि आप उसका यूज़ कैसे करें। जी। कौन सा स्कूल्स में है, पहले स्कूल्स में पढ़ाया भी नहीं जाता था ये चीज़ कि भाई कंप्यूटर कैसे चलता है बता देंगे, लेकिन कैसे यूज़ किया जाए वो नहीं बताते हैं। उससे जुड़ी सावधानियां जो बिल्कुल। हैं। तो एनसीईआरटी से लेकर के हम हर जगह, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, हम मेरी खुद की संस्थाएं हैं जहाँ पर हम ये अवेयरनेस फैलाते हैं, और 5 मिलियन से ज़्यादा बच्चों से बात कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे काफ़ी कुछ जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानते। तो जब हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैं, और भी फोरम्स में बोलते हैं, तो उन सबको जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको पता है कि इस तरीके के झांसों में नहीं आना। लेकिन हाँ, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता। तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जो सीनियर लेवल है, उनको तो थोड़ा आइडिया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता होता, तो उनको भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये बताया जाए कि इंटरनेट का यूज़ करने का ये मतलब नहीं कि एक्सरसाइज छोड़ दें या योगा छोड़ दें या और तरीके के स्पोर्ट्स या इंटरैक्शन जो हम आमतौर पे सोसाइटी में इंटरैक्शन करते हैं, बड़ों लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, वो सब काम छोड़ के सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के गेमिंग करें या कुछ और करें। तो ये हर चीज़ का एक बैलेंस है लाइफ में, वो होना ज़रूरी है, और उनको ये शिक्षा दिलानी ज़रूरी है। और फ्रॉड्स किस तरीके से होते हैं, किस चीज़ से बचें, ये साइबर सेफ्टी कहते हैं हम, टिप्स और अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वो फैलाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, हाँ, क्योंकि वो मतलब बहुत कन्वीनियंट हो गया है, तो वो क्यूआर कोड से लेकर के अपना यूपीआई लेकर के वो पेमेंट्स करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे उनके होते चलते फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं, उनसे कैसे बचना है, ये अवेयरनेस देनी ज़रूरी जी। और अवेयरनेस की जब बात आती है तो हमारे बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम ये जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, ये अवेयरनेस लगातार आप तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आज इस समय हम कर रहे हैं। डॉक्टर कर्णिका सेठ, साइबर कानून विशेषज्ञ, इस समय है हमारे साथ। आप सुन रहे हैं युवाओं पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम कि युवा किस प्रकार रहें सतर्क सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, आपका भी कोई प्रश्न है जो आप डॉक्टर कर्णिका से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। कर्णिका जी, जब डेटा की बात आती है, और हमने कहा कि बच्चे जो हैं वो एक वल्नरेबल ग्रुप हैं जिनको कि ज़्यादा वो इस चीज़ का शिकार होते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, खासकर हमारे जो युवा हैं, वो लिटरली अपने, एक कहना चाहिए कि एक वर्चुअल लाइफ जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो अपना सब कुछ अपने फ़ोन में स्टोर रखते हैं। ऐसे में वो कौन सा डेटा है, जब डेटा चोरी की बात आती है तो वो कौन सा डेटा ऐसा है जो सेंसिटिव होता है और जो उन्हें जिससे उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि उसे वो अपने फ़ोन में ना रखें? बहुत सारे लोग, बच्चे भी ये गलती करते हैं कि अपने पासवर्ड्स अपने फ़ोन में ही स्टोर कर लेते हैं जी। कल को वो फ़ोन चेंज करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, वो डेटा उसमें ही रह जाता है, और ऐसे ग्रे मार्केट से वो डेटा उठाया जाता है, वो पर्टिकुलर गैजेट उठाया जाता है और फिर वो चोर बाज़ार में जाता है और वो बेचा जाता है। तो ये, या सेकेंड्स के मार्केट में, वहाँ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स वहाँ जाके ये सब चीज़ें ढूंढना चाहते हैं और फिर फ्रॉड करना चाहते हैं जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर हैकिंग हो जाए तो हैकिंग होना आम बात हो गई। कोई भी फ़ोन ले लीजिए,
तो 100% सिक्योरिटी कहीं नहीं, चाहे इंटरनेट क्लाउड पे ले लो, चाहे आप फ़ोन पे ले लो। तो जो ये डेटा जो जहाँ तक पर्सनल पिक्चर्स का आता है, बहुत स्पेशली गर्ल्स को लेकर के एक बहुत ही सीरियस इशू बन जाता है जब उनका डेटा ऐसा हैक हो जाए, जो उनकी सेल्फीज़ हैं या पिक्चर्स हैं, चाहे उन्होंने शेयर ना भी करी हो किसी से, वो वायरल हो जाए, तो उनकी मानहानि होना, उनको कैसे कहते हैं, कई बारी ब्लैकमेल किया जाता है जी। ब्लैकमेल होने के बाद फिर वो ऐसे कई केसेस हो गए हैं जहाँ बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा सेल्फी खींचे ही क्यों, जिससे कभी कोई परेशानी हो, ऐसा डेटा रखें ही क्यों फ़ोन में, कोई पासवर्ड्स का या आपके कोई सीक्रेट पिन्स का, क्रेडिट कार्ड पिन्स का, जहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरीके का डेटा तो कम से कम मत स्टोर करिए उसमें। जी। और जिस तरह नए नए तरह के अपराध सामने आते हैं, थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझे बताया था कि एक नई तरह का अटैक आया है, मैन इन द मिडल अटैक। मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मैन इन द मिडल अटैक उसको बोला जाता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक आदमी है जो बीच में आ जाता है। एक बायर और सेलर है, आम आदमी देखते हैं, बायर सेलर में एक इनवॉइस एक्सचेंज होता है। वो पर्सन फेक अकाउंट्स क्रिएट करके, ईमेल आईडीज क्रिएट करके उस तरह से इनवॉइस चेंज कर देगा। जब वो फॉर्ज इनवॉइस बनाए देगा तो वो पैसा जो है कहीं और चला जाएगा जी। तो ये मैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है। और इसमें कॉर्पोरेट्स बहुत इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी पैसा किसी और देश के अकाउंट में चला जाएगा जहाँ पर उन्होंने अकाउंट खोला ही नहीं होगा जी। तो ये मैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है इस चीज़ को जी। और ये तो हुई सावधानी की बात। अब अगर यदि हम किसी भी तरह से ऐसे किसी भी अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो बात आती है कि अब हम क्या करें, आगे का रास्ता क्या है, कहाँ रिपोर्ट करें, किससे बात करें? जी, अब जहाँ तक रिपोर्टिंग का है तो cybercrime.gov.in नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जी। आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। और 1930 100 आप 1098 इस तरीके के नंबर्स हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर के स्पेशली, या वैसे ही साइबर क्राइम को लेकर के जी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं उसमें। और बहुत आसानी से ये रिपोर्टिंग हो सकती है, एनोनिमसली आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखें तो ई-पॉक्सो बटन भी है जी NCPCR की साइट। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ पर ये रिपोर्टिंग पॉसिबल है। बट आप एक लोकल पुलिस स्टेशन, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं जी। सोशल मीडिया में अक्सर हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है। हमारा किसी भी सोशल मीडिया पे हमारा प्रोफाइल हो या हम उस पर एक्टिव हों, तो ट्रोलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। बेवजह भी हमने देखा है कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ट्रोलिंग भी साइबर अपराध की कैटेगरी में आती है? बिल्कुल आती है। बहुत सारी महिलाएं स्पेशली शिकार हुई हैं इसका, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई भी सेलिब्रिटी हो, या फिल्म स्टार हो जी, या कोई एक आम नारी भी हो, तो किसी को भी ट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई इस तरीके से नारी अपनी भी बात रखती है, आपने देखा होगा जब वो किसी भी चीज़ पे अपना बहुत पॉजिटिव या बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखती है, तो उसको ट्रोल किया जाता है, कुछ भी लिख देते हैं। जब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा संविधान क्या कहता है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, तो आप बोलिए, अपनी बात रखिए। लेकिन दूसरे को अगर आप इस तरीके से परेशान करें कि वो कानून के बाहर चली जाए बात, तो वो गलत है। आप किसी को गाली गलौच नहीं कर सकते जी, किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते, या किसी की बात से डिफर ज़रूर कर सकते हैं। आप अपना विषय, अपने विचार व्यक्त करिए, लेकिन एक डेकोरम होता है, एक डिसेंसी रखनी ज़रूरी है। तो किसी महिला को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। ट्रोलिंग करना भी अपराध है। तो ट्रोलिंग में क्या हमने इस चीज़ को बहुत क्लियरली अपने लॉ में डिफ़ाइन किया है कि किस बिहेवियर को हम ट्रोलिंग और एक क्राइम की कैटेगरी में रखेंगे, और कहाँ तक अपनी बात को कहना जायज़ है? क्या इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन अभी हमारे पास है? ट्रोलिंग एक ऐसा टर्म है, हमने IT एक्ट में नहीं है। अब हम थोड़ा सा कानून पे बोलते हैं, क्योंकि IT एक्ट जो है उसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं। ट्रोलिंग यूज़ नहीं किया, पर IPC हमारा जो है कानून, वो भी लगता है जब साथ में, तो हम कई प्रोविजंस देखते हैं जो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं वो सारे उसमें मिल जाते हैं जी। अब चाहे हैकिंग हो, आप डेटा चोरी करने का कह लें, 3 साल तक की सज़ा है IT एक्ट के अंदर जी। और
आप देखेंगे कि पोर्नोग्राफी को लेकर के तो वहाँ पर भी 5 साल तक की सज़ा है बच्चों के क्राइम को लेकर के। और आइडेंटिटी चुराना जी 3 साल तक की सज़ा है अगर उसमें भी कोई आइडेंटिटी चुरा ले किसी की। तो इस तरीके के बन रखे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इवन आईपीसी में हैं। तो किसी महिला को परेशान करना क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है, वहाँ पर भी 509 भी है। तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा है जहाँ किसी महिला को भी परेशान किया जाए। वीडियो वोवरिज्म को लेकर के कोई एमएमएस बना के वायरल कर देते हैं, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, 3 साल तक की सज़ा है, इवन आईपीसी में भी। जी, तो साइबर क्राइम जो है उसकी सज़ा भी है, उसके प्रावधान भी हैं, और जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं लगातार आईटी एक्ट जो है हमारा, उसी हिसाब से हम उसमें चेंजेस भी करते जा रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जितने भी अपराध हो रहे हैं और इसका जो भी शिकार हो रहे हैं उनके साथ जो है वो सही बर्ताव होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम साइबर अपराधों के बारे में, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध जो होते हैं उसके बारे में, और किस तरह हमारे युवा रहें सतर्क इन चीज़ों से। इसी विषय में आप सुन रहे हैं हमारा युवाओं पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम। और अगर आप इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आपको करना है सिर्फ इतना कि आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन करें। ये लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो हमारे सजीव प्रसारण का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। और इस विषय में जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर कर्णिका सेठ, जो है साइबर कानून विशेषज्ञ और साथ ही साइबर कानून सलाहकार भी हैं। ये इनसे हम बहुत सी जानकारी ले रहे हैं और इस विषय से जुड़े बहुत सी बातें मैंने आपको हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर कर्णिका ने आप तक पहुंचाई हैं। और मैं एक चीज़ डॉक्टर कर्णिका आपसे जानना चाहूँगी, एक ऐसा मुझे लगता है एक ऐसा अपराध है जिसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम सभी शामिल हो जाते हैं, और वो है फेक न्यूज़ या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। तो जब हम इन फॉरवर्ड्स की बात करते हैं तो हम में से कोई भी, ज़्यादातर लोग ये कोशिश नहीं करते हैं ये जानने की, या ये समझ भी नहीं आता है कि हम अगर इसको सही माने या गलत माने तो हम इसको चेक कैसे करें। बिल्कुल, फेक न्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आज के टाइम में, जो सोशल मीडिया को लेकर के देखते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ आ जाती है। कभी कोई कहते हैं कि सुपरस्टिशियस न्यूज़ भी होती है, कभी कोई फेक न्यूज़ किसी देश को लेकर के या किसी आदमी को लेकर के, या क्रिमिनल जो है वो लिख देता है कॉन्टैक्ट्स को, जो एक किसी का फ़ोन हैक हुआ हो तो उसके कॉन्टैक्ट्स को लिख देते हैं कि मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे भेजिए, कोई इमरजेंसी है। तो फेक है या नहीं है पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सतर्कता रखें इसमें। स्पेशली अगर न्यूज़ को लेकर के हो तो न्यूज़ हमेशा ऑफिशियल साइट्स पे पढ़िए। बहुत सारे फैक्ट चेकिंग ऐप्स भी आ गए हैं, फैक्ट चेकिंग यूनिट्स हैं जो न्यूज़ पोर्टल्स पे हैं। तो आप अगर उन पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप उसका एक देखेंगे मॉफ्ड वीडियो बन रहा है या मीम है या कोई जेन्युइन चीज़ है या कोई टैम्पर्ड वे में किसी वीडियो को या किसी न्यूज़ को दिखाया गया, कभी दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लोजन हुआ या यहाँ एक राइट हुआ और वो फ़ोटो कहीं और का होता है, उस पर सुपर इम्पोज किया होता है। तो जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी बहुत है। तो उससे बचने के लिए जो न्यूज़ कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ कंपनीज हैं, वो अपने साइट पे ही फैक्ट चेकिंग एप्लीकेशंस लगा रहे हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। उस पर पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ सही है या नहीं। जी, और इस समय एक कॉलर हैं जो जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैम गुड मॉर्निंग। दूसरा मैम, मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिस फिशिंग का होता है या स्कीमिंग का जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसको लेके लॉज में, जिस गवर्नमेंट के लॉज में बात करें या एफआईआर की बात करें, तो वो काफी मतलब लचीला है, उसमें इतना इजीली आप एफआईआर नहीं करवा सकते कॉमन मैन। जी, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है मैडम? उसमें मैंने खुद ने प्रॉब्लम फेस की है। cybercrime.gov.in जो मैंने आपको बताया था पोर्टल, उसमें अगर आप जाएं तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 0 FIR का कॉन्सेप्ट है, तो आप कहीं से भी, चाहे कहीं भी हों, वहाँ पर आप रिपोर्ट करिए। उसकी IO अपॉइंट होते हैं उस पुलिस स्टेशन के, जो आपको साइन होगा, और वहाँ से वो आपको फिर संपर्क करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उस पर आप जांच करवा सकते हैं। और
कई बैंकिंग फ्रॉड्स में आपको बताना चाहूँगी, बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है जो एक ऐसा मतलब बनाया गया अथॉरिटी कि जहाँ आप अपनी छोटे अमाउंट्स अगर निकले हैं तो वो वहाँ से भी आपको रिकवर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पलाइंस पे अगर आप कॉल करें, जो ये ऑफिशियल हेल्पलाइंस हैं 1930-100, तो आप उनसे ये पेमेंट ऐप्स में अगर सपोजिंगली हुआ है तो वो पैसा वापस भी आ जाता है, या किसी बैंक के चैनल में है तो वो भी वापस आ सकता है, लेकिन उस पर बहुत जल्दी उस पर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो ये इसमें सोल्यूशन मिलना पॉसिबल हो जाएगा। और अगर हमारे देश में जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है आईटी एक्ट के अंडर, लोगों को नहीं पता इस बारे में, तो अगर कोई डेटा चुराया गया है सपोजिंगली, तो वो आप वहाँ पर भी अपनी बात रख सकते हैं। जो सेक्रेटरी आईटी हैं हर स्टेट के, वो बनाए गए हैं इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जी, अभी आपने बात की कि जल्दी जो है हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो क्या कोई समय सीमा भी दी गई है कि किसी भी साइबर अपराध की अगर आप रिपोर्ट करवाना चाहते हैं या आप उससे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस समय सीमा के अंदर आपको उसे करना चाहिए? ऐसा कोई एट द अर्लीस्ट होता है। जैसे ही आपको पता चला कि ये क्राइम हो गया, हमने कई केसेस डील किए जिसमें क्राइम का पता ही जब स्टेटमेंट आई तब पता चला। जी। तो वो जैसे ही उनको पता चला तब उनकी एक नागरिक होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है। ये ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक मनी रिकवरी का होता है, लिमिटेशन जो है जहाँ अपराध है वहाँ तो आपको जैसे ही पता चलेगा आपको करना है जी। लेकिन जहाँ आपका जैसे रिकवरी वगैरह होता है वहाँ 3 साल तक का टाइम होता है। तो वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात उसमें होती है कि कितना टाइम के अंदर करना चाहिए। जी, जैसे कि इस समय एक श्रोता जो है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी, मैं विपिन कटारे बात कर रहा हूँ, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। जी बताएं। मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरे अकाउंट में है ना 7-8 हजार रुपए हैं अभी, ठीक है। और जब मैं अपने मतलब बैंक तो नहीं, लेकिन उसका जो शाखा था वहाँ पे पैसे निकालने गया तो उन्होंने बोला कि आपके पूरे पैसे नहीं निकलेंगे, मतलब कंप्यूटर तो दिखा रहा बट पूरे पैसे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने कोई लोन लिया है, मैंने बोला नहीं, तो बोले ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपने कोई लोन लिया है, जबकि मैंने लोन तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि मैंने व्हाट्सएप पे अपने आधार कार्ड का एक फोटो भेजा था। उन्होंने बोला था आपको कोई इनाम मिलेगा, तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको आधार कार्ड का फोटो मंगाया था, तो मैंने दिया। तो क्या उस कारण से कुछ ये हो सकता है क्या? देखिए, इस चीज़ पे तो एविडेंस जो है वो देखना पड़ता है। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है जैसे कानून में, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इस तरीके का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस पर रिपोर्टिंग करिए और फिर उस पर जांच होगी। और फेक लोन मनी ऐप्स को लेकर के बहुत आरबीआई ने भी सर्कुलर्स निकाले हैं, और आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई आपसे इस तरीके से बोले और आपको लोन ऑफर करे, आप उस झांसे में नहीं आइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक ऐप्स हैं। और अब तो ये भी कानून पे चर्चा हो रही है कि केवाईसी जो नॉर्म्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे जो ऐप स्टोर्स होते हैं उनके लिए भी, कि उनको भी जब आप ऐप को ऑनबोर्डिंग करते हैं तो वो ऐप को देखा जाए कि वो सही डेवलपर है या सही उसने चेकिंग करी है कि किसको आप ले रहे हैं। इवन इंटरमीडियरीज मैं कहती हूँ, जो ये आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मॉल्स होते हैं, उसमें भी फेक एड्स होते हैं जिसमें आप अगर मोबाइल खरीद रहे हैं तो आपको मोबाइल की जगह कुछ और भेजा जा रहा है, कई बार कुछ भी नहीं भेजा जा रहा और पैसे कट गए हैं। बिल्कुल। तो ये किस जगह पे आप किस से बात कर रहे हैं और क्या वो कितना मतलब विश्वसनीय है, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी के झांसे में चाहे फेक जॉब हो, चाहे फेक लोन हो, चाहे आप शॉपिंग का कुछ ले रहे हों, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी, अभी आपने एविडेंस की बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो कई बार ये सुनने में आता है कि परमिसिबल है या नहीं परमिसिबल है, यानी कि आप कानून जो है उसे मानता है या नहीं मानता है। तो कोर्ट में हम किस किस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? आप एसएमएसेस हो गए, आपके ईमेल हो गए, या फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, कोई पोस्ट हो गई, कोई भी तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में है, या आपका प्रिंट आउट ले सकते हैं उस चीज़ का, और एक एफिडेविट दिया जाता है जिसको हम सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के अंदर देते हैं, और उसमें यही बोला जाता है कि ये ओरिजिनल
एविडेंस है और उसमें कोई भी टैंपरिंग नहीं हुई है और किस मशीन से प्रिंट हुआ है ये सब लिखा जाता है और फिर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद वो एडमिसिबल हो जाता है और हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं इस चीज़ पे। पंडित अर्जुन पंडित राव से लेकर के पीवी परनवर बशीर जजमेंट रहे हैं, उनमें ये साफ लिखा गया कि आप ये कर सकते हैं। और किसी सोशल मीडिया के पास अगर आपका वो उनके सर्वर पे कुछ डेटा हो तो उनसे भी मंगाया जा सकता है। तो ये सब पॉसिबल है और ये कोर्ट में हम इसे प्रूव किया जाता है और क्राइम को हम इसी तरह से प्रूव करते हैं। जी, रोज़ाना ही हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन में बहुत से SMS ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, या इस तरह के फॉरवर्ड्स आते हैं जो कि आपको लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हेट स्पीच है या फिर ये डिफेमेशन है या ये किसी की बदनामी की जा रही है। इस तरह की बहुत सी चीज़ों से रोज़ाना ही हम लोग दो चार होने लगे हैं। हम सभी के पास जो फ़ोन्स हैं उनमें अक्सर आपको ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं। साथ ही आपके ईमेल आईडीज़ हैं, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, गेमिंग है। बहुत सी ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहां पर हम लोग साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सावधानी ही क्योंकि बचाव होता है सबसे बड़ा। तो हम जान रहे हैं आज हमारे युवाओं पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में कि किस तरह रहें सतर्क हम सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से। और इस बारे में हमारे साथ हैं साइबर कानून विशेषज्ञ डॉक्टर कर्णिका सेठ, जो कि आपको जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम का समय थोड़ा सा बचा है, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो तुरंत हमारे प्रोग्राम में इसी समय लाइव आप फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर कर्णिका से बात कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल, AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। डॉक्टर कर्णिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गेमिंग की जब हम बात करते हैं, हमारे छोटे बच्चों को हम लोग अक्सर आजकल कि खेलने नहीं जाते हैं बच्चे, उन्हें फ़ोन दे देते हैं कि चलो अब आप हमें परेशान मत कीजिए, आप फ़ोन ले लीजिए और आप इसमें गेम खेलते रहिए। तो ऐसे में जो गेमिंग ऐप्स हैं वहाँ पे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? गेमिंग ऐप्स के ज़रिए भी क्राइम बढ़ रहा है और बच्चों को कई इस तरीके के एड्स दिखा देते हैं जो उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं होते। जब हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्राइविंग नहीं करने देते जी, तो मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा दिए जाते हैं, उनको सिखाया भी नहीं जाता कि किस तरह से यूज़ करें। तो ये बतलाना बहुत ज़रूरी है कि कोई इस तरीके का कोई अश्लील ऐड या कोई और आपत्तिजनक ऐड अगर किसी बच्चे के पास आता है या इस तरीके के गेम्स खिलाए जाते हैं जिसमें वायलेंस को प्रमोट किया जाए, तो उनके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। और यही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिद करते हैं कि अब हमें इसमें इतना हमने जीता है अवार्ड, तो अब हमें इसको और कॉइन्स खरीदने के लिए हमें पेमेंट करना हो, और वो अपने माता पिता को ये बोलते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड दीजिए। अब कई माता पिता परेशान होकर उसको दे भी दिया जाता है और फिर वो किस तरीके से मिसयूज़ होता है और बच्चे को एक जाल में फंसाया जाता है, जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ में भी कम हो जाता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और वो उसे मानसिक तौर पर बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्कूल की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, घर में वो किसी से बात नहीं करता, कमरे में बंद रहता है। ये सोशल इंटरैक्शंस को हिंडर करता है और इससे वजह से बच्चा खुलकर जीना भूल जाता है। और ये अगर आपको लगे कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मदद लें, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। और मैंने कई ऐसे केसेस डील किए हैं जहाँ महिलाएं भी, बच्चियाँ भी सेक्सटॉर्शन रैकेट की शिकार हो गई या रिवेंज पोर्नोग्राफी की। उन्होंने खुद अपनी फोटोज कहीं किसी को दे दी स्कूल में ही, और स्कूल में रूमर्स फैल गए और उसके लिए जीना मुश्किल हो गया और वो किसी को बता नहीं सकती। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही हैं जहां पेरेंट्स ने अप्रोच किया। और ऐसे भी केसेस रहे जहां राइट टू बी फॉरगॉटन की बात हुई कि किसी तरह से ये पोस्ट डिलीट करा दीजिए। अब कभी कोई पोस्ट चली जाए, नेट पे डाली जाए, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, वायरल हो जाए और भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसे मैं बताना चाहूँगी कि ये पॉसिबल हो जाता है। कई केसेस में वो हटाए भी गए हैं। मैंने खुद केसेस ऐसे डील किए जहाँ पर कई वेबसाइट से डेटा निकाला गया, हटाया गया और एक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया। तो ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया को लिखेंगे तो कई बार वो लोग उस पर अमल करते हैं, कई बार नहीं करते, और जब नहीं करें तो कोर्ट जाना पड़ता है। जी, और इस समय कॉलर और हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम आकांक्षा अनुभूति है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मैम, मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2 साल से ऑनलाइन टीचिंग पे ही सारा एजुकेशन इंडस्ट्री टिका हुआ था। तो ऐसे टाइम में हम लोगों ने बच्चों के साथ ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्रिएट भी की थी। मेरे एक कलीग के साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने जब बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, उस ग्रुप में
शायद किसी बच्चे ने या पता नहीं किसने कुछ उटपटांग से और वल्गर टाइप के मैसेजेस, वीडियोस वगैरह शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम तो वो टीचर भी काफी घबरा गई थी, स्कूल वालों ने भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया इस चीज पे और कुछ बातें वहीं खत्म हो गई। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन रह गया कि अगर कोई छोटा बच्चा, इवन 16 साल से कम एज का बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, तो ये तो साइबर क्राइम के अंतर्गत आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें। मैं बताना चाह रही थी आपको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। अगर छोटी उम्र का बच्चा भी अगर ये काम करते हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं, तो उनके लिए भी कानून है और सज़ा एक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। उनको सही तरीके से उनका वेलबींग के लिए काम किया जाता है, कैसे वो सही रास्ते पे आएँ, उस पे रिहैबिलिटेशन होती है। तो जहाँ 16 साल और 16 साल से ज़्यादा की उम्र के हों और सीरियस क्राइम हो, तो उनको तो 18 साल की तरह ही लिया जाता है। जी, जो कानून है, आपने देखा होगा निर्भया के केस में भी ये चर्चा चली थी। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर 16 साल की कम उम्र का है तो कोई सज़ा नहीं मानी जाएगी या अपराध नहीं माना जाएगा, उसको भी अपराध माना जाता है। जी, एक कॉलर और है इस समय लाइन पर हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं मुंबई से उषा बोल रही हूँ। मैं नेत्रहीन हूँ, तो हमें ज्यादा स्वावलंबन रहने का इच्छा है। तो इलेक्ट्रॉनिक में ही आता है ना लिफ्ट जी, सभी लिफ्ट में ब्रेल में नंबर्स डालने की जरा ये कर दीजिए ना। अब ये प्राइवेट इसमें पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट में ब्रेल नहीं होती है, तो हमको सेल्फ ऑपरेट करने में तकलीफ होती है, औरों को मांगने से तकलीफ होती है। वो लोग करते हैं नहीं करते हैं। जी जी जी, इनका सवाल जो है वो हमारे विषय से संबंधित नहीं है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक एक फैसिलिटी की बात कर रही हैं, जबकि हम मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में हम नारी शक्ति की बात करते हैं या विषयों पे बात करते हैं कि किसी भी तरह से इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। हर एक चीज को शामिल करके टेक्नोलॉजी का डिजाइन किया जाए। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सुझाव बहुत अच्छा है। बहुत जरूरी है कि हम हर एक कहते हैं स्टेक होल्डर को और हर एक पर्सन का स्पेशल नीड्स को देख करके ही काम करें। और जो भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम AI की बात कर रहे हैं आज के टाइम में, मेटावर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसमें इंक्लूसिवनेस एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही अहम प्रिंसिपल माना जाएगा। और आज के टाइम में प्राइवेसी बाय डिजाइन, सिक्योरिटी बाय डिजाइन एंड इंक्लूसिवनेस बाय डिजाइन भी होना चाहिए मेरे जी। कार्यक्रम का समय जो है वो खत्म होने को है और हमारी ये जो विशेष चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से हम स्वयं को किस तरह से सतर्क रख सकते हैं और बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो बचा हुआ बहुत थोड़ा सा समय है, इसमें आप जल्दी से हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। हम कई बार इस बारे में बात करते हैं। जो भी आप इंटरनेट यूज़ करें, जब भी आप फ़ोन यूज़ करें, तो बहुत सतर्क रहिए कि कौन किससे बात कर रहे हैं आप, चाहे वो विश्वसनीय है या नहीं है, ये सब चीज़ें सोचें और वेरीफाई करें उस चीज़ को। आप ऐसे नहीं किसी पे विश्वास करें और उससे शेयर कर लें अपने OTP, अपने पिन्स, अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स, किसी को नहीं बताएं। अपनी निजी जानकारी, अपना आधार नंबर इस तरीके से नहीं दीजिए। और एंटी स्पाईवेयर, एंटी वायरसेस को यूज़ करिए। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नेट पे आप लिंक्स आपको मिल जाते हैं या फेक लिंक्स आपके सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं, वो चीज़ों को क्लिक नहीं करिए ऐसे। और कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसे आप पढ़िए, उसके टर्म्स पढ़िए, क्योंकि कुछ भी आपसे लिया जाता है। तो ये चीज़ों का आपको सबको ध्यान रखना है। जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा इंद्रप्रस्थ चैनल, AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए। इसमें आज हमने विशेष चर्चा की कि किस तरह युवा रहें सतर्क सोशल मीडिया और साइबर अपराधों के जाल से। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमें जानकारी दी, हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर कर्णिका सेठ, साइबर कानून विशेषज्ञ हैं ये। इनसे हमने जानकारी ली। डॉक्टर कर्णिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि हमने सभी श्रोताओं से आज ये डिस्कशन करी जो बहुत ज़रूरी थी। जी, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्वाति को दीजिए इजाज़त।